A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज है 7th of March। 7th of March के करंट अफेयर्स हमको डिस्कस करने हैं और उससे पहले जैसा हम रोज करते हैं जो नेशनल कैलेंडर है इंडिया का, जिसको हम साख कैलेंडर भी बोलते हैं, उसके हिसाब से तिथि देख लेते हैं। फागुन महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है यानी चांद घटते हुए पक्ष में है अभी, एंड आज द्वादशी है। सो बहुत छोटा सा मून की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। आज इस तरह का मून दिखेगा हमें। आगे कुछ भी बात करें उससे पहले बैंकिंग वाले बच्चों, लीजिए आपका वेट इज ओवर। आज से यानी थर्सडे शाम को 7 बजे से आपकी बैंकिंग अवेयरनेस क्लासेस हो रही हैं चालू, और एक बहुत अच्छे फैकल्टी आपके लिए लेकर के आए हैं। शी इज़ वेरी वेल नोन फैकल्टी और इनका नाम है आफरीन मैम। आफरीन मैम विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर बैंकिंग अवेयरनेस एंड ऑल्सो योर बैंकिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, अब बैंकिंग करंट अफेयर पहले पायल मैम लिया करते थे, वो क्या लेंगे तो वो जनरल वीकली करंट अफेयर लिया करेंगे, बिकॉज आरजू मैम इज गेटिंग मैरिड, तो शी विल बी ऑन अ ब्रेक फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। सो थोड़ा सा जो अपडेट है जल्दी से यहाँ पे, जल्दी से वो अपडेट ले लीजिए। आपका जो वीकली सीए सेशन होता है, जो मैं डेली सीए पढ़ाती हूँ उसका वीकली सेशन होता है, कब होता है? संडे को 12 नून होता है। अब से ये कौन लेंगे? ये पायल मैम लेंगे। ठीक है, आपका जो वीकली बैंकिंग सीए होता है, खास तौर पे बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, तो आप जनरल जो करंट अफेयर है वो तो पढ़ोगे ही बैंकिंग वाले बच्चों, आपको अपना बैंकिंग रिलेटेड भी करंट अफेयर पढ़ना होता है। वो वीकली क्लासेस आपकी संडे को 7 PM आया करेंगी। कौन लेंगे? आफरीन मैम लेंगे। गॉट इट। और आफरीन मैम साथ साथ आपका क्या लेंगे? बैंकिंग अवेयरनेस सेशंस भी लेंगे। तो हफ्ते की 3 क्लासेस इनकी हुआ करेंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। ट्यूसडे और थर्सडे को ये आपकी बैंकिंग अवेयरनेस, उससे जुड़ी हुई जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, किसी एग्जाम से रिलेटेड आपको गाइड करना है, वो सब करेंगी। और वीकली बैंकिंग सीए सेशन इनके संडे को आया करेंगे। ठीक है, चलो अब मेरी जान नहीं खानी है। अब यू डू नॉट हैव टू बॉदर मी डेली, मैम बैंकिंग कहाँ से तैयार करें, कहाँ से तैयार करें। करंट अफेयर आप डेली वाले मेरे साथ पढ़ोगे ही, साथ ही साथ वीकली बैंकिंग करंट अफेयर आफरीन मैम के साथ संडे टू संडे 7 PM पढ़ोगे। बैंकिंग अवेयरनेस ट्यूसडे एंड थर्सडे 7 PM पढ़ोगे। गॉट इट। चलिए जी, ओके। सो आज का सेशन मिस नहीं करेंगे, शाम को 7 बजे का। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर सेशन से। और जो कल जाते जाते सेशन में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था 6th of March को, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन था, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक का लोकेटेड? भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? हमने न्यूक्लियर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि भारत में बना हुआ ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर है, क्या होता है क्या नहीं, कल सब डिस्कस कर लिया था। कहाँ लोकेटेड है जी? तमिलनाडु के कलपक्कम में। ओके, सबने राइट आंसर किया है। और कल बहुत थोड़े से क्वेश्चन मैंने सेशन के दौरान पूछे थे, तो एक रैंडम आंसर मैंने पिक किया है। पहला क्वेश्चन जब हम कबड्डी प्रीमियर लीग जो है उसका रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे कि पुनेरी पल्टन जीती है पहली बार, तो आई हैड आस्क्ड यू कि टोटल कितनी फ्रेंचाइज या टीम्स ने सीजन 10 में पार्टिसिपेट किया? 12 टीम्स ने किया। महाराष्ट्र दिवस कल मैंने आपसे पूछा था कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, 1 May को। और सैटर्न का सबसे बड़ा मून यानी कि नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? कल सेशन में ही आंसर आ गया था बाद में, टाइटन। सो दीज वर द ओनली 3 क्वेश्चंस और ये इनके आंसर्स हैं। ठीक है, चलो अब आज के करंट अफेयर की शुरुआत हम नेशनल कैटेगरी ऑफ न्यूज से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज नेशनल कैटेगरी लेते हैं, बहुत दिनों से शुरुआत इससे नहीं की है। सो पहली बड़ी खबर क्या आ रही है? द न्यूज इज इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन हुआ है बिहार के अंदर। सो अलग अलग नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या नेशनल रिसर्च सेंटर्स पूछे जाते हैं कहाँ हैं। इसी तरह से अब एक और आपको याद रखना है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, और इसका नाम क्या है? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, NDRC। कहाँ स्टार्ट किया गया है? पटना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। और अदरवाइज अगर आप बात करेंगे तो पटना बिहार में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ऑल राइट। इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन पटना यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर। इसको इनॉग्रेट किसने किया? CM नीतीश कुमार जी ने किया है।
करीब 30 करोड़ रुपीस की लागत से इसको बनाया गया है। और ये क्या होगा, इसमें क्या किया जाएगा, जो गैंजेटिक डॉल्फिन है, गांगेयसूस जिनको कहा जाता है, जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी, उसको बढ़ावा मिलेगा। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो अच्छे से फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे और रिसर्च करेंगे। और इंडिया में फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स गंगा के अंदर पर्टिकुलरली देखने को मिलती हैं। जो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन है, जिसकी मैंने बात की, गांगेयसूस जिसे मैंने कहा, उसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, प्लैटिनिस्टा गैंजेटिका, प्लैटिनिस्टा गैंजेटिका। और ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन से साल में डिक्लेयर हुआ था, 2009 में। ठीक है, नेशनल एनिमल इज डिफरेंट, नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज डिफरेंट। नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा, पूछो बच्चों वाला सवाल, चलो पूछ लेते हैं, बताइए नेशनल एनिमल कौन सा है। सो नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्लियर है। यहीं पे एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया के डॉल्फिन मैन कहलाते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, उन्हीं के प्रयासों का एक तरह से नतीजा है कि एनडीआरसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था। तो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर प्रोजेक्ट जो था उसको 2013 में अप्रूवल मिला। और किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, प्रोफेसर आर के सिन्हा, प्रोफेसर आर के सिन्हा जी की रिक्वेस्ट पर। इन्हीं को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आर के सिन्हा जी। गॉट इट। चलिए अब गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में थोड़े और फैक्ट्स देख लेते हैं। सो ऑफिशियली गैंजेटिक डॉल्फिन्स को डिस्कवर कब किया गया था, अच्छा इस तरह की भी एक डॉल्फिन होती है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है, 1801 में इसको डिस्कवर किया गया था। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के जो रिवर सिस्टम्स है वहां पे देखी जाती है, मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णफूली, सांगरू रिवर सिस्टम। कहाँ के हैं ये, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे ये देखी जाती हैं। और जो लास्ट काउंट किया गया था बिहार सरकार ने, यानी बिहार गवर्नमेंट ने गैंजेटिक डॉल्फिन्स का, 2018 का ये डेटा है, तो करीब 1048 डॉल्फिन्स दर्ज की गई थी। इतनी ये है। अब IUCN कैटेगरी, स्टेटस एटसेट्रा देख लें। उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, इन डॉल्फिन्स को दिखता नहीं है, दे आर ब्लाइंड। तो ये अपना डिस्टेंस कैसे देखती हैं, तैरती कैसे हैं, तो ये लोग अल्ट्रासोनिक साउंड्स एमिट करती हैं, और जब वो टकरा के आते हैं तो इनको आइडिया लगता है कौन कितनी दूर है चीज़, एटसेट्रा। सो दे आर एसेंशियली ब्लाइंड। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से इसकी कैटेगरी क्या है, एंडेंजर्ड, यानी कि खतरे में है, ये एंडेंजर्ड है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन, यानी हाईएस्ट डिग्री का प्रोटेक्शन दे रखा है। आप इसका शिकार नहीं कर सकते, इसको मार नहीं सकते हो। और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, उसमें इसको अगेन अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है। गॉट इट। अच्छा, डॉल्फिन से जुड़ी हुई एकमात्र सैंक्चुरी, द ओनली sanctuary or wildlife sanctuary dedicated to dolphins is where, is in Bihar only. विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी बिहार के भागलपुर में स्थित है, राइट। और ओनली डॉल्फिन सैंक्चुरी है ये भारत की, और इस एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। ठीक है, सो विक्रमशिला गैंजेटिक सैंक्चुरी भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया पूरा। चलिए अगली न्यूज पे बढ़े। उससे पहले PDF की जानकारी। ओके, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो ये ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे से निकाला गया कंटेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सिर्फ काम की बातें रखी गई हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा डेटा है करंट अफेयर की तैयारी का। और डेफिनेटली आप सोचते हो कि कहाँ से मिलेगा मैम, सो परचम के टेलीग्राम चैनल से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। हिंदी में अलग PDF आती है, इंग्लिश में अलग PDF आती है, दोनों अभी तक मिल गई होंगी आपको। परचम की ऐप में फ्री मटीरियल सेक्शन से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखी है तो बस ऐप ओपन कीजिए, फ्री मटेरियल सेक्शन पे जाइए, PDFs तो मिल ही जाएंगी, साथ ही साथ डेली के द हिंदू के वो कैप भी मिलते हैं और बाकी चीजें भी अपलोड की जाती हैं। जिनको वीकली या मंथली CA मैगजीन चाहिए उनको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। परचम की वेबसाइट क्या है, parchamclasses.in। सो जो भी इंडिविजुअल PDFs होती हैं अपार्ट फ्रॉम डेली CA, वो सब यहाँ पे मिलती हैं आपको। आज 7 मार्च है, आज आपको मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो दिन के टाइम आप चेकआउट कर लीजिएगा मंथली मैगजीन फॉर February। ठीक है, जिन बच्चों के पास में CA सब्सक्रिप्शन है, आपके मंथली ऐप मैगजीन इसी में जुड़ जाएगी, और बाकी सारे डेली वीकली सारे CA जो भी आप पढ़ते हो यूट्यूब पे, सब इसमें आपको मिल जाते हैं। PDF बैंक वाले बच्चों को बाकी सारे सब्जेक्ट के PDF भी मिल जाते हैं जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हो। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर्स। सो ये कॉलिंग और व्हाट्सएप का नंबर है, ईमेल एड्रेस है parchamclasses06@gmail.com। कभी PDF खरीदा पर मिल नहीं पा रहा है, कहाँ गया मैम, तो यहाँ कॉन्टैक्ट करा करो, अपनी पेमेंट रिसीट भेज दिया करो और यहाँ पे टीम आपको प्रॉम्प्टली हेल्प करेगी, या परचम ऐप चैट में,
यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो कई बार रिस्पांस डिले हो सकता है, तो ये 3 एरियाज जो मैंने बताए यहाँ कॉन्टैक्ट किया करो। चलिए, सो कल मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे भारत का पहला अंडर वाटर रिवर मेट्रो टनल, और तब हम इस न्यूज को लेंगे। सो आज ये न्यूज हम ले लेते हैं। सो कल अनवील हो चुका है इंडिया का फर्स्ट, भारत का पहला अंडर रिवर, किसी भी बड़ी रिवर, मेजर रिवर के अंडर टनल जो हमने बनाया हो, और वो कहाँ है? कोलकाता के अंदर हुगली रिवर के नीचे इसको मेट्रो सर्विसेज हैं ये, उसका टनल इनॉग्रेट किया गया है। सो इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल, मेट्रो वर्ड भी डाल दीजिएगा, मेट्रो टनल जहां से मेट्रो जाती है। सो किसी भी बड़ी रिवर के अंदर से होता हुआ एक टनल जिसमें से मेट्रो गुजरती है, वो पहला कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? कोलकाता के अंदर इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी जी द्वारा। समझ में आ गई बात? पहला ट्रांसपोर्टेशन टनल है अंडर एनी माइटी रिवर, किसी भी मेजर बड़ी रिवर के अंदर में। सो इसको कोलकाता की हुगली रिवर के नीचे बनाया गया। हर कौन से 2 एरियाज को कनेक्ट करेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। हावड़ा मैदान को एस्प्लेनाड से कनेक्ट करेगा, हावड़ा मैदान को एस्प्लेनाड। सो ये वेस्ट ईस्ट जो मेट्रो है वो सर्विसेज के तहत आता है। इस मेट्रो में करीब 520 मीटर का स्ट्रेच है, ये जो टनल वाला एरिया है ना 520 मीटर का है, और इससे मेट्रो 45 सेकंड्स होकर के गुजरती है। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर सी देखने को, वो रिवर देखने को मिलेगी ट्रांसपेरेंट सा, नहीं, प्रॉपर टनल है। लेकिन यह है कि जब मेट्रो यहाँ से गुजरेगी 45 सेकंड्स लगाएगी, और 520 मीटर का ये स्ट्रेच है पूरा टनल का जो कवर करेगी। ठीक है, करीब ऑलमोस्ट 5 करोड़ की लागत से, 4965 करोड़ की लागत से बना है। इट ऑल्सो हैज द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया। अब देखो रिवर के अंदर से जा रहा है टनल, और अभी तक का इंडिया में एग्जिस्टिंग डीपेस्ट मेट्रो टनल भी, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे है। कौन सा मेट्रो स्टेशन? हावड़ा। फाइन, सो हावड़ा मेट्रो स्टेशन, अगर पूछ लिया जाए डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इंडिया में कौन सा है, सो क्या आंसर करोगे? हावड़ा मेट्रो स्टेशन है। याद वापस से करना है। और करीब 33 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल ये बनाया गया है, तो वहीं से जाकर के पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। सो कोलकाता रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। और एक और खास बात, जैसे कोलकाता को सबसे पहला अंडर वाटर टनल मिला है ना मेट्रो का, इसी तरह से कोलकाता पहली सिटी थी जहां से मेट्रो की शुरुआत की गई थी भारत में। सो कोलकाता वॉज ऑल्सो फर्स्ट सिटी इन इंडिया जहां पे ऑपरेशनल हुआ था मेट्रो सिस्टम। कब? 1984, मेरे पैदा होने से 1 साल पहले, 1984 में। गॉट इट? सो सबसे पहले मेट्रो ऑपरेशनल कोलकाता में हुई, सबसे पहले अंडर वाटर टनल रिवर के अंडर में जहां से मेट्रो जा रही है कोलकाता में हुई, सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन हावड़ा। समझ में आ गई तीनों बातें? चलें आगे जी। ओके, अगली जो खबर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी नहीं है, एक बार नजर डालने जैसी है। कंट्रीज फर्स्ट, क्योंकि कंट्रीज फर्स्ट था इसलिए मैंने न्यूज ली। कल हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च का एक हॉर्टिकल्चर फेयर के बारे में पढ़ा था ना, कि बेंगलुरु के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बस उसी के तहत ये न्यूज़ आई है। उसी फेयर के अंदर कंट्रीज फर्स्ट रेडी टू सर्व ड्रैगन फ्रूट जूस एंड रेडी टू ईट जैक फ्रूट करी को अनवील किया गया। ICAR IIHR ने ये बनाए हैं दोनों। ये ड्रैगन फ्रूट होता है, बड़ा ही पॉपुलर सा हो रखा है ड्रैगन फ्रूट, थोड़ा महंगा आता है, इसकी खेती में बहुत लोग अब जुड़ गए हैं। और ये जैक फ्रूट है जिसे हम कटहल बोलते हैं। साउथ इंडिया में ये डेलिकेसी की तरह खाया जाता है, पक करके फ्रूट की तरह खाया जाता है। हम लोग सब्जियां भी बनाते हैं। सो कंट्री का पहला, भारत का पहला रेडी टू ड्रिंक ड्रैगन फ्रूट का जूस और जैक फ्रूट की रेडी टू ईट करी, ये दोनों किसने बनाए हैं? ICAR IIHR ने बनाए हैं, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ओके, हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने बनाया है। और ये नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हो रहा है वहां पे बताया गया, प्रदर्शित किया गया। ठीक है, ओके। और जैक फ्रूट को ना सॉफ्ट जो पल्प होता है जैक फ्रूट का, उसको मीट के रिप्लेसमेंट की तरह कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। यस, वेजिटेरियन लोगों का मीट कहा जाता है इसको। सो जैक फ्रूट टेंडर यानी सॉफ्ट वाला जो है, करीब 800 टन्स ऑफ टेंडर जैक फ्रूट एक्सपोर्ट किया जाता है कर्नाटका से। कहाँ? बांग्लादेश और थाईलैंड मेनली। और ये मीट के सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग इजंट इट? ओके, अगली न्यूज़ भी अब हम नेशनल कैटेगरी से ही ले रहे हैं, मिनिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। MEITY MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो अश्विनी वैष्णव जो यूनियन मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ही टुडे विल बी लॉन्चिंग, टू लॉन्च लिखा है, आज ये लॉन्च हो जाएगा, नीति आयोग नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म। नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट, नीति यानी एक तरह से स्ट्रैटेजी,
ठीक है, प्लान। सो नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म नीति आयोग का कौन लॉन्च कर रहा है आज? अश्विनी वैष्णव। कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? ये प्लेटफॉर्म एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिजिटल यानी ऑनलाइन होगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। तो जो भी लोग स्टेट्स में गवर्नेंस में बैठे हुए हैं वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में क्या अच्छा हो रहा है, किस तरीके से हम अपनी गवर्नेंस को और सुचारू या बेटर कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उसमें हेल्प करने वाला है। सो इसमें एक लाइव रेपोजिटरी होगी, यानी लाइव अपडेट होता रहेगा, एक कलेक्शन होगा। ये आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं, ये मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए रखे हैं कि कितने बड़े लेवल पे रेपोजिटरी है ये। बेस्ट प्रैक्टिसेस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, किस किस तरह की पॉलिसीज कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं, उन सबसे रिलेटेड डेटा इसमें रहेगा, डेटा प्रोफाइल्स, नीति आयोग जो जो पब्लिकेशंस निकालता है वो सब यहाँ पे रहेगा। तो जो भी गवर्नेंस में है वो लोग इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव करने के लिए। सो नॉलेज प्रोडक्ट, अलग अलग सेक्टर, 10 सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे 10 सेक्टर से रिलेटेड नॉलेज डेटाबेस है ये। जो भी गवर्नेंस में बैठे हुए लोग हैं वो इस डेटा को यूज करके अपने काम को और इम्प्रूव कर सकते हैं। गॉट इट? सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नेंस, जैसे आप सुशासन कर रहे हो, अच्छा गवर्न करो, अपने स्टेट को अच्छा काम करो, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये इक्विप करेगा नॉलेज, इनसाइट्स, ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सके। आज मुझे एग्रीकल्चर के सेक्टर में अगर कोई डिसीजन लेना है, मेरे पास जब तक नॉलेज नहीं होगी तो मैं कैसे डिसीजन लूंगी? तो वह नॉलेज देने में ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म काम करेगा। इसी तरह से जो फंक्शनरीज हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो उनको आइडिया लगेगा अच्छा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में क्या चल रहा है, तो हो सकता है मैं कुछ अपने यहाँ पे अडॉप्ट करके अप्लाई कर सकूँ। तो इस तरह का एक पूरा प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग का अश्विन वैष्णव जी आज इनॉग्रेट कर रहे हैं। गॉट इट? चलो अगली खबर, अब इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले एक बदलाव लाया गया है और उससे रिलेटेड न्यूज है। गवर्नमेंट अमेंड्स रूल्स टू अलाउ पोस्टल बैलेट्स फॉर दोज एज्ड 85 एंड अबव। पोस्टल बैलेट्स क्या होते हैं? जो लोग जाकर के वोट नहीं डाल सकते एज रिलेटेड रीजंस की वजह से, तो उनके पास आकर के पोस्टल बैलेट और उनके वोट ले लेता है। प्रॉपर वीडियोग्राफी होती है, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। पहले इसकी एज थी 80 एंड अबव। 80 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं जो वोट डालने नहीं जा सकते, उनके घर पे बैलेट आ जाएगा और आप वोट डाल दीजिए। अब इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है? 85 कर दिया गया। ठीक है, यही खबर है। सो अपकमिंग लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं। सीनियर सिटीजन जो कि 85 ईयर्स या उससे बड़े हैं, अब वो पोस्टल बैलेट्स ऑप्ट कर सकते हैं। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंदर अमेंडमेंट किया है। पहले अबव 80 ईयर्स था, अब उसको अबव 85 ईयर्स कर दिया है। लोग थोड़े हेल्दी हो गए हैं, ज्यादा चल के जा सकते हैं। सब 80 वालों को नहीं देंगे सुविधा, 85 के ऊपर वालों को देंगे। सो सेक्शन 227AE जिसमें सीनियर सिटीजन को डिफाइन किया गया था अबव 80 ईयर्स, अब वो सीनियर सिटीजन 85 एंड अबव कर दिए गए हैं। ठीक है, जो ये पोस्टल बैलेट फैसिलिटी होती है, एक तो ओल्ड एज वालों को दी जाती है, दूसरा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो नहीं जा सकते, या फिर एब्सेंटी वोटर्स जो कि इसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटी छोड़ करके वोट डालने नहीं जा सकते। ओके, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही आते हैं ये। सो सरकारी ऑफिसर्स हैं या फिर अपनी ड्यूटी पे लगे हुए लोग हैं, नहीं जा सकते वोट देने, तो उनकी वोटिंग के लिए ये बैलेट्स ऑप्शन में लाए जाते हैं। और सीनियर सिटीजन पहले 80 ईयर्स एंड अबव वाले इंक्लूडेड थे। और ये सब कब हुआ था कि भाई पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दी जाएगी, ये 2019 में पहली बार दी गई थी। ठीक है, और अब उसमें 80 को चेंज करके 85 कर दिया गया। गॉट इट? चलो अगली खबर, साइंस टेक। सो नेशनल न्यूज कैटेगरी हो गई, अब हम साइंस टेक एंड डिफेंस सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। साइंस टेक की फील्ड में देखो न्यूज क्या आ रही है, इन स्पेस से रिलेटेड। इन स्पेस, सो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो एक तरह से इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के भी प्रोजेक्ट्स को स्पेस में पहुंचाने के लिए, ताकि हमारा जो स्पेस मिशन है, जो हमारी स्पेस ग्रोथ है इंडिया की, वो और फास्ट हो सके। सिर्फ इसरो काम नहीं करे, जो भी प्राइवेट कंपनीज भी आना चाह रही हैं, लॉन्च व्हीकल्स बनवाना चाह रही हैं, सैटेलाइट बनवाना चाह रही हैं, लॉन्च करवाना चाह रही हैं, उन सबके साथ काम करने के लिए इन स्पेस को लाया गया था। सो इन स्पेस टेक्निकल सेंटर फोकस्ड ऑन सैटेलाइट्स एंड पेलोड्स इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। इन स्पेस का टेक्निकल सेंटर इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में। टेक्निकल सेंटर है, क्या करेगा ये लॉन्च व्हीकल्स भी बनाएगा, सैटेलाइट्स भी बनाएगा, उनको लॉन्च भी करेगा। ठीक है, सो सैटेलाइट एंड पेलोड्स पे फोकस करता हुआ ये जो इन स्पेस का टेक्निकल सेंटर है अहमदाबाद में
इनॉग्रेट किया गया है। यहां तक बात समझ में आई? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्निकल सेंटर इन इंडिया जो कि इनस्पेस ने बनाया है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है ये, और इनस्पेस का फुल फॉर्म। और इसको इनॉग्रेट किसने किया इनस्पेस के सेंटर को? जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो टेक्निकल सेंटर बनाया गया है अपने तरह का पहला ऐसा टेक्निकल सेंटर ये है, ये अनपैरेलल अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर को दे सके ताकि वो भी सैटेलाइट लॉन्चेस और स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे आ सके। ठीक है, सो ये रिग्रेसली टेस्ट करेगा और वैलिडेट करेगा उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी। तो जो भी आप भाई कोई प्राइवेट कंपनी है उसने एक सैटेलाइट बनाई तो यहाँ आकर के आप उसको टेस्ट कर सकते हो एंड देन लॉन्च के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। सो इनस्पेस टेक्निकल सेंटर रॉकेट भी डेवलप करेगा, सैटेलाइट भी डेवलप करेगा, उसके साथ जो इसरो की कुछ एक ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो आप प्राइवेट कंपनीज के साथ शेयर कर सकते हो, ऑफकोर्स पेड बेसिस एंड ऑल पे, तो वो भी सब इनस्पेस देखता है। ठीक है, नाउ ये सब क्यों ऐसा एक पहल क्यों, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्निकल सेंटर क्यों इन स्पेस का? बिकॉज इंडिया का फोकस अब अपनी स्पेस की क्षेत्र में आगे बढ़ने का है एंड वी आर एमिंग 5-fold इंक्रीज इन स्पेस इकोनॉमी 2030 तक। 5 टाइम्स हमारी स्पेस इकोनॉमी बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी हमारी $8 बिलियन इंडियन इकोनॉमी स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? कहाँ पे? अहमदाबाद के अंदर ये सेंटर खोला गया है ना। इनस्पेस की अगर हम बात करें तो इनस्पेस कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? बोपल, अहमदाबाद में। कहाँ? बोपल। ये भोपाल नहीं है, गलत नहीं लिखा है, बोपल ही है। बोपल अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है और इसके चेयरमैन है पवन कुमार गोयनका जी। सो अब नाउ प्राइवेट सैटेलाइट भी स्पेस में गोएंगा सो गोयनका जी याद रखिएगा इनस्पेस के थ्रू। सो इनस्पेस मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्रमोट करने, ऑथराइज करने, सुपरवाइज करने, इनेबल करने के लिए स्पेस एक्टिविटीज ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज जो कि सरकारी नहीं है, प्राइवेट कंपनीज हैं। सो उनके साथ अपना स्पेस इंफ्रा शेयर करना, प्रेमिस शेयर करना और नई डेवलपमेंट में उनको हेल्प करना, ये सब इनस्पेस करता है। कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो की तरह आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगली खबर डिफेंस मंत्रालय से। सो रक्षा मंत्री इनॉग्रेट्स चोला बिल्डिंग एट नेवल वॉर कॉलेज गोवा। गोवा में नेवल वॉर कॉलेज है, ठीक है, नेवी का वॉर कॉलेज, मतलब वहां पे ऑफ कोर्स पढ़ाया जाता है। सो वहां पे चोला नाम से एक बिल्डिंग इनॉग्रेट की है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। और चोला नाम क्यों दिया है? बिकॉज चोला डायनेस्टी के जो माइटी मैरीटाइम एम्पायर थी, मतलब चोला डायनेस्टी जो थी, उसको एक होमेज, उसको एक श्रद्धांजलि या एक याद करते हुए और ये नाम इस बिल्डिंग का रखा गया है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेनिंग बिल्डिंग है जो कि नेवल वॉर कॉलेज गोवा के अंदर डेडिकेट की गई है। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ है। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ें उससे पहले मैं याद दिला दूं, आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एल नीनो ला नीना का। कल मैंने अनाउंस किया था, बिल्कुल, तो आज हम देखेंगे कि एल नीनो ला नीना जो चल रहा है, एल नीनो चल रहा है पर्टिकुलरली, तो उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड 5th लार्जेस्ट, मतलब टॉप 5 रिकॉर्ड गर्म सालों में ये वाला साल दर्ज किया जाएगा, और उसका इम्पैक्ट इंडियन मानसून पे क्या पड़ सकता है। अभी जो हमारा पिछला मानसून थोड़ा कम बारिश वाला गया, उसका रीजन भी वन ऑफ द रीजन वाज एल नीनो। अच्छे से उसको हमें पढ़ना है। चलो, सो अगली खबर अब जो आ रही है वो एक बुक से रिलेटेड आ रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर मैंने क्यों ली, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा ना, मैम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि काफी सारे पॉपुलर न्यूज पेजेस पे इसको देखा गया है और एग्जामिनर को अगर 2% भी मन हुआ कि मैं ले लेता हूं ये न्यूज, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा पता होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन में से एलिमिनेशन मेथड से आंसर करने लायक तो बन जाइए। द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन इंडियन मॉडर्न आर्ट, इंडियन मॉडर्न आर्ट जो है उसकी सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव बुक जिसमें डिटेल में इसके बारे में बात की गई है, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये टाइटल है बुक का, द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट लॉन्च की गई। ठीक है, और इसके अंदर हरीश खुल्लर जी की जो कलेक्शन है 20th सेंचुरी मॉडर्न आर्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट की, वो उसका पूरा कलेक्शन है, आर्काइव्स हैं, पिक्चर्स वगैरह अच्छे से लगी हुई हैं। और इसको एडिट किसने किया है? विनोद भारद्वाज जी ने किया है, जो कि एक बहुत पॉपुलर आर्ट के क्रिटिक हैं, फिल्म मेकर भी हैं। सो विनोद भारद्वाज जी द्वारा एडिट की गई हरीश खुल्लर जी के वर्क का कलेक्शन द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट रिलीज या लॉन्च की गई। गॉट इट? चलो, अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट है वो देख लेते हैं। बैंकिंग वाले बच्चों के ज्यादा काम का है ये, बाकी बच्चे देखो, लाइफ इंश्योरेंस फ्यूचर जनरलाई इंडिया लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट्स
आलोक रंगता एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। तो लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इनसे रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो ज्यादातर बैंकिंग में पूछे जाते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ने, आपको भी पढ़ने, आपके लिए क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आते, बस इतना डिस्क्लेमर है, पढ़ना आपको भी पड़ेगा। सो फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने अपॉइंट किए हैं आलोक रंगता जी को, रुंगटा भी बोल सकते हो आप इनको, है ना, आलोक रुंगटा जी को एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, CMD जो हम बोलते हैं, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये टेक ओवर करेंगे ब्रूस डे ब्रॉयज से, जो कि अपना कार्यकाल 31 मार्च तक करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। सो अभी जो CMD हैं वो हैं ब्रूस डे ब्रॉयज, इनसे कौन लेंगे, रुंगटा जी लेंगे, फ्यूचर जनरल इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस के नए CMD। अब अगली खबर जो आ रही है वो केरला से आ रही है। हमने थोड़े समय पहले, आई थिंक लास्ट मंथ, हमने भारत राइस के बारे में पढ़ा था, यू रिमेंबर, कि सरकार ने फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं, राशन शॉप्स, उस पर भारत राइस को लॉन्च किया है, भाई 29 रुपीज़ पर केजी पे भारत राइस दिया जाएगा, राइट। लेकिन उसमें एक एंगल ये है कि हर एक राशन प्राइस शॉप के सामने फिर मोदी जी की फोटो होगी अलॉन्ग विद भारत राइस का प्रमोशन, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी का प्रमोशन कर रहे हो इलेक्शन से पहले, ऐसा मानना है केरला के CM का। और इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई, केरला के अंदर हम भारत राइस का प्रमोशन वगैरह इस तरह से नहीं करेंगे विद द फोटो ऑफ PM, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी को भी प्रमोट कर रहे हो। तो उसी को काउंटर करने के लिए फिर केरला ने इंट्रोड्यूस किया सबरी के राइस। क्या इंट्रोड्यूस किया? सबरी के राइस, टू काउंटर सेंटर्स भारत राइस। तो सेंटर जहां भारत राइस दे रहा है 29 रुपीज पर केजी पे, वहीं पे केरला गवर्नमेंट ने बोला हम सबरी के राइस देंगे उतने ही 29 रुपी पर केजी पे और बेटर क्वालिटी देंगे, ठीक है। सो सबरी के राइस कौन से स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है? केरला ने किया है, नाम पहले आप याद रखेंगे। और अभी आई थिंक विद इन अ कपल ऑफ डेज ये मिलना फेयर प्राइस शॉप पे चालू हो जाएगा। सप्लाई को डिपोज जो हैं उनके थ्रू इसको बेचा जाएगा, तो इसको एक्वायर किया जाएगा 40 अप्रॉक्स रुपीज पर केजी पे और 29 रुपीज पर केजी पे बेचा जाएगा। यानी अच्छी क्वालिटी का चावल ये 29 रुपीज पर केजी पे बेचेंगे। और केरला सरकार ये कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चावल बेच रही है वो सस्ता चावल ले रही है और मार्जिन लगा के बढ़ा करके बेच रही है, ठीक है। सो ऑल राशन कार्ड होल्डर्स 5 किलो के राइस हर महीने खरीद सकते हैं। कौन है ये CM जिन्होंने टक्कर दी है सेंटर के भारत राइस को? पिनराई विजयन जी। पिनराई विजयन जी की पार्टी कौन सी है भाई, लिख दो जरा, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं पिनराई विजयन? लिखेंगे? लिखिए। और गवर्नर भी बता दीजिए मुझे केरला के, बताओ। ओके, सो गवर्नर भी आप बताएंगे। अगली खबर के लिए अब हम खेल जगत की तरफ रुख करते हैं, और इस न्यूज को थोड़ा समझना, मिसलीडिंग न्यूज भी हो सकती है। कई बच्चे बड़े खुश हो गए होंगे, अच्छा जो खेलो इंडिया जीता उसको सरकारी नौकरी मिलेगी? नहीं, एलिजिबिलिटी मिली है। खेलो इंडिया मेडल विनर्स, अभी हमने देखे ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूथ गेम, विंटर गेम, पैरालंपिक गेम्स भी होते हैं। सो खेलो इंडिया गेम्स में जो भी मेडल हासिल करेगा, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नाउ एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्पोर्ट्स कोटा होता है। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है, तो आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एंट्री मिल जाती है। उसमें भी आपको एग्जाम तो देना पड़ता है, लेकिन चीज़ें थोड़ी कंपैरेटिवली सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। तो उसी स्पोर्ट्स कोटा में अब और कौन से लोगों को एलिजिबिलिटी मिली है? खेलो इंडिया के मेडल विनर्स को। समझ में आया? एग्जाम तो अभी भी देना है इनको, पर एलिजिबिलिटी में आ गए हैं। सो जो मेडल विनर्स हैं विल नाउ बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब एज पर अ रिवाइज्ड क्राइटेरिया। और ये हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने अनाउंस किया है। सो यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स के जो भी मेडल विनर्स हैं नाउ दे आर एलिजिबल। खेलो इंडिया गेम्स सबसे पहले 2018 में शुरू किए गए थे। पूछूं फिर से कौन कौन से विनर्स है? अब नहीं पूछूं ना, इतनी बार हमने पढ़ लिया। यूथ गेम्स का विनर, यूनिवर्सिटी गेम्स का विनर, विंटर गेम्स का विनर, पूछ ही लेती हूँ। लिख दो तीनों के नाम, क्वेश्चन ही नहीं किए क्योंकि आज मैंने। बताइए, क्वेश्चन फॉर यू। खेलो इंडिया, यूथ गेम्स तो नहीं होते हैं अब, हाँ यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं भाई, होते हैं, स्कूल गेम्स नहीं होते हैं, और विंटर गेम्स, इन तीनों के विनर्स प्लीज लिख दीजिए। चलो अगली खबर आ रही है विमेन क्रिकेट से रिलेटेड, और अभी तक की सबसे तेज गेंद फेंकी गई है, और वो किसने थ्रो की है या किसने बॉल डाली है? शबनीम इस्माइल ने। शबनीम इस्माइल। सो शबनीम इस्माइल ने बॉल की है फास्टेस्ट डिलीवरी इन विमेन्स क्रिकेट IPL के दौरान।
विमेन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, विमेन प्रीमियर लीग, आईपीएल नहीं होता विमेन के केस में, विमेन प्रीमियर लीग होती है। सो विमेन प्रीमियर लीग में शबनीम इस्माइल ने फास्टेस्ट डिलीवरी अभी तक की है, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, कौन सी टीम के लिए अदरवाइज खेलती हैं? साउथ अफ्रीकन पेसर हैं, साउथ अफ्रीका के लिए खेलती हैं, बॉलर हैं। सो शबनीम इस्माइल ने अभी तक की विमेन्स क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी दी है, 130 किलोमीटर पर आवर का जो बैरियर है उसको क्रॉस किया है, और इनकी डिलीवरी की स्पीड रही 132.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कौन सी टीम के लिए खेल रही थी WPL में? ये मुंबई इंडियंस के लिए, और किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, सो विमेन प्रीमियर लीग में ये मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, अदरवाइज साउथ अफ्रीका की बॉलर हैं शबनीम इस्माइल। मेल की तरह गई है इनकी बॉल, हाँ ऐसे याद रख सकते हो। और अदरवाइज ये इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, पर WPL एक्सेट्रा ये खेल रही हैं। स्पोर्ट्स में ही अगली खबर आ रही है, टाइगर वुड्स बहुत सालों बाद दिखे हैं न्यूज में, मुझे ऐसा लग रहा है। सो टाइगर वुड्स हैज बीन ऑनर्ड विद USGA's प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड। टाइगर वुड्स कौन सी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए? कौन सा स्पोर्ट है भाई ये? दिस इज गोल्फ। सो लेजेंडरी गोल्फर, जब हम कॉलेज टाइम वगैरह में हुआ करते थे तब ये अपने एकदम चरम पे, पीक पे थे। सो लेजेंडरी गोल्फर टाइगर वुड्स, इनको सेलेक्ट किया गया है बॉब जोन्स अवार्ड के लिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन का सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, गोल्फ के क्षेत्र में दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन। तो इनका सबसे हाईएस्ट ऑनर बॉब जोन्स अवार्ड। तो पूछ लिया जाए कभी बॉब जोन्स अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, कौन सी स्पोर्ट के लिए दिया जाता है? गोल्फ। यस, गोल्फ के लिए दिया जाता है। एंड वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी इनका नाम शुमार है 2022 के अंदर। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प भी इनको मिला था 2019 के अंदर। एंड टाइगर वुड्स को अब USGA का बॉब जोन्स अवार्ड भी मिला है। ठीक है, एंड इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। अगली जो अब न्यूज है वो इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट सेक्शन से आ रही है, विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024। ये जो रिपोर्ट है किसने इशू की, इंडिया का क्या रैंक है देखते हैं। सो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है। किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड बैंक विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स या फिर रिपोर्ट 2024 के हिसाब से इंडिया का रैंक आउट ऑफ 190 कंट्रीज 113 है। वो तो ठीक है, पर ये रिपोर्ट है क्या? ये रिपोर्ट बात करता है कि कितना इनेबलिंग एनवायरमेंट है विमेन्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अंदर, यानी कि जब विमेन वर्क प्लेस में जाती है, काम कर रही है, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट बन रही है, तो आप उसको इकोसिस्टम कितना इनेबलिंग दे रहे हो, यानी कितना सपोर्टिव इकोसिस्टम उसको मिल रहा है। जैसे आदमियों को मिलता है, क्या उसी तरह का मिल रहा है? जब वो काम पे आ रही है, क्या पीछे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई और टेकअप कर रहा है? इक्वल पे मिल रही है, नहीं मिल रही? प्रमोशन के उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही? इस तरह से 8 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे जज किया गया कि आउट ऑफ 190 कंट्री इंडिया की क्या पोजिशन है। 113 रैंक पे हम आए हैं, और हमने कहा इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है, यानी पिछले साल हम कौन से रैंक पे थे? 126 रैंक पे थे। यहां तक की बात समझ में? नाउ इसके अंदर जो पूरा इकोसिस्टम हम दे रहे हैं विमेन को, इनेबलिंग है या नहीं है, उसको 0 से 100 पे आंका गया। 100 मतलब इक्वल लीगल राइट्स फॉर मेन एंड विमेन। ये जो हमने बोला है ना, विमेन औरतें, बिजनेस यानी वर्क प्लेस जहां वो अपना काम कर रही हैं, एंड लॉ, क्या उनको लीगल राइट्स इक्वल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? तो 100 का स्कोर मतलब इक्वल लीगल राइट्स है मेन एंड विमेन के। एंड एक शॉकिंग आंकड़ा सामने आता है जो कि नॉट सो शॉकिंग है फॉर दैट मैटर, कि नन ऑफ द कंट्रीज हैज अ फुल स्कोर इन न्यू इंडेक्स। एक भी देश पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जहां इक्वल राइट्स मेन और विमेन के वर्क प्लेस या बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर देखे गए हों। 100% स्कोर किसी देश ने नहीं लिया। इंडिया का रैंक 113 है आउट ऑफ 190, और जो 8 रिलेटेड एरियाज हैं जिनके बेसिस पे रिपोर्ट कवर की गई है, मोबिलिटी, मूवमेंट, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स एंड पेंशन। तो इन सब बेसिस पे देखा गया विमेन के लीगल राइट्स से रिलेटेड, और ये 10th एडिशन था रिपोर्ट का। इंडियन विमेन, अगर हम थोड़ी आंकड़ों की बात करें तो 60% ऑफ लीगल राइट्स जो मेन को मिलते हैं वो विमेन को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर। ये ग्लोबल एवरेज से थोड़ा कम है, ग्लोबल एवरेज है 64.2% का। और यहां भी आई एम वेरी श्योर कि सूरत आगे आने वाले समय में बदलेगी। तो हम थोड़ा पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। अभी की सिचुएशन ये है कि 190 में 113 रैंक पे हम हैं। 8 रिलेटेड क्राइटेरियाज, इंडिया में 60% लीगल राइट विमेन एंजॉय करती हैं एज कंपेयर टू मेन। गॉट इट? वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एक कलेक्टिव नेम है, वर्ल्ड बैंक एक अकेली संस्था नहीं है। वर्ल्ड बैंक IBRD और IDA से मिलकर के बना है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं,
उनमें दो इंस्टीट्यूशन यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों जब मिलते हैं तो हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं इसको। वर्ल्ड बैंक का मेन काम क्या है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, उनमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनको फंड करने का काम वर्ल्ड बैंक करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पैसे से रिलेटेड कोई भी UN बॉडी या स्पेशलाइज एजेंसी है तो वॉशिंगटन DC के अंदर ही हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। सो वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन के अजय बांगा, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ही 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत ही वर्ल्ड बैंक को भी बनाया गया था। आ गई बात समझ में जी? चलिए, एल नीनो, ठीक है। सो अब एल नीनो की फाइनल न्यूज़ है, इसके बाद हम रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। 23-24 एल नीनो अमंग 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन रिकॉर्ड विल कंटिन्यू फ्यूलिंग हीट इन 2024। ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, WMO। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड कहाँ है और इसके हेड कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताओगे, ठीक है। सो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टेटमेंट आती है, एक रिपोर्ट स्टडी सामने आती है, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अभी तक जो अभी एल नीनो चल रहा है, क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी। ये एल नीनो की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है अर्थ में, जो एटमॉस्फेयर गर्म हुआ है, वो अभी तक के टॉप 5 केसेस में से एक है, ठीक है। इतनी हीट अभी तक सिर्फ 5 ही बार प्रोड्यूस हुई है एल नीनो की वजह से, और उनमें से 23-24 एक साल है। और हालांकि एल नीनो का इफेक्ट अब वीक होना शुरू हो गया, तो भी 2024 में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो एल नीनो इवेंट अभी चल रहा है, ये शुरू कब हुआ? जून 23 में शुरू हुआ, सबसे पीक पे पहुंचा दिसंबर में, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये सबसे हाईएस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो इफेक्ट दर्ज करने वाले महीने देखे गए, ठीक है। अब मैं कोई भी बात करूं उससे पहले आपको एल नीनो समझाती हूँ, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिएगा, यू ऑल नो ये अर्थ, अगर हम ग्लोब इस तरह से बनाएं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रेड विंड्स बहती हैं, है ना, और वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बहती हैं, यस, ईस्टर्ली हम इनको कहते हैं। सो हवा अमेरिकाज, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज हैं, उनसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती है, यस और नो, इतना पता है हमको। सो ईस्ट के अंदर हवाओं का रुख रहता है ट्रेड विंड्स का। नाउ अगर कभी ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग या वीक पड़ जाएं, तो ये पूरा जो फिनोमिना होता है, कहां ज्यादा बारिश होगी कहां कम होगी, ये सब इंपैक्ट हो जाता है। ट्रेड विंड्स मॉइस्चर भी लेके जाती हैं, प्रेशर हाई लो करती हैं, उसकी वजह से बारिश होती है, साइक्लोन्स आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब कभी भी ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाएं, यानी अभी तो ये इतनी स्ट्रांगली यहां जा रही थी, अब नहीं जा रही हैं, ट्रेड विंड्स जब वीक पड़ेंगी तो ये जो सरफेस का पानी होता है, देखो समुद्र का पानी होता है, ऊपर ऊपर सूरज की गर्मी आ रही है, इक्वेटर पे तेज गर्मी आ रही है, तो ऊपर ऊपर का सरफेस वाटर गर्म हो जाता है। जब ये ट्रेड विंड्स बहती हैं तो गर्म पानी सब एशिया की तरफ ले जा रही होती हैं, ओके, नॉर्मल फिनोमिना होता है। और वहां जब गर्म पानी पहुंचता है, गर्म पानी हवा को गर्म करता है, हवा ऊपर उठती है, बादल बनाती है, बारिश करती है। सो जब ट्रेड विंड्स नॉर्मली बहती हैं, सो इंडिया के अंदर मॉनसून आ रहा होता है। ये बात क्लियर हुई? ट्रेड विंड्स यहां से बहेंगी, और ये पानी गर्म क्यों है? बिकॉज ये इक्वेटोरियल वाटर, और ये सब मैं बात कर रही हूं पैसिफिक ओशन की। ये सारे फिनोमिना कहां हो रहे हैं? इक्वेटोरियल रीजन ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये इक्वेटर वाला हिस्सा है, और ये पैसिफिक ओशन की मैं बात कर रही हूं क्योंकि मैं कह रही हूं यहाँ अमेरिकाज है, यहाँ एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके बीच में पैसिफिक ओशन आता है। सो जब इक्वेटर पैसिफिक ओशन के आसपास ऊपर का सतह का सरफेस वाटर वार्म होता है और ट्रेड विंड के साथ ईस्टवर्ड मूव करता है, यहाँ पे हवा उस गर्म पानी की वजह से लाइट होगी, वो इवेपोरेट होगी, क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी, इस तरह से बारिश में कॉन्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन अगर ईस्टर्लीज वीक पड़ जाए, ये जो ईस्टर्लीज जा रही हैं ट्रेड विंड से वीक पड़ जाए, तो ये जो गर्म पानी यहां जा रहा था, ये यहां जाना रुक जाएगा, वापस पीछे की तरफ आना मूव कर जाएगा, इतना ज्यादा वहां नहीं जाएगा, गर्म पानी यहीं रह जाएगा। सो जब हॉट वाटर, सरफेस हॉट वाटर या सरफेस वाटर एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा इस जगह गर्म रहने लग जाए, अमेरिकाज के आसपास, पेरू के आसपास, तो एल नीनो कंडीशन बनती है। यानी ये गर्म पानी वहां नहीं पहुंचा, यहीं रह गया, तो अब क्या होगा, ये यहीं पे हवा को इवेपोरेट करेगा, यहीं बादल बनाएगा, यहीं बारिश कर देगा, इजंट इट? और इस एरिया में तो वो गर्म पानी नहीं पहुंचा, बादल नहीं बने, बारिश नहीं हुई, तो इंडिया के अंदर मॉनसून वीक हो गया। इंडिया के अंदर मॉनसून और भी रीजन से आता है, पर वन ऑफ द रीजन इज दिस ऑल्सो, ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है अच्छे मॉनसून के लिए। सो ऐसी कंडीशन जबकि ट्रेड विंड्स नॉर्मली
यहाँ से कहाँ से आपको शो करें हम ये चीज़, यहाँ से देखिए। सो ऐसी कंडीशन जब ट्रेड विंड्स नॉर्मली पैसिफिक, इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन से, साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ आनी चाहिए थी, पर बिकॉज ऑफ वीक ट्रेड विंड्स ये नहीं आती है और पानी वापस यहीं गर्म रह जाता है, यहाँ पे वार्मर वाटर्स हो जाते हैं, इसको एल नीनो कंडीशन बोलते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पेरू साइड में, साउथ अमेरिकाज में बहुत बारिश एक्सपीरियंस की जाती है, लैंडफॉल होता है, तूफान, पानी के बहुत बारिशें होती हैं, और यहाँ पे इस तरफ यानी हमारे एशिया के अंदर बहुत कम बारिश एक्सपीरियंस की जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं एल नीनो। और एल नीनो क्यों हो रहा है? बिकॉज सरफेस टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल एरिया के अंदर सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से गर्म साल दर्ज किया जाता है। सिर्फ एल नीनो रीजन नहीं होता गर्मी का, आपके ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं वो भी एक रीजन होता है, बट मोटे मोटे तौर पर मैंने समझा दिया व्हाट इज एल नीनो। अब मैं बहुत ज्यादा ज्योग्राफी क्लास अभी नहीं ले सकती हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू। एल नीनो समझ में आ गया? सो करीब 2 डिग्री सेल्सियस अबव 91 एंड 2020 एवरेज सरफेस टेम्परेचर इस समय जब था ना, उससे 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इस बार ऊपर गया है। हालांकि 97, 98 और 2015-16 में जो एल नीनो कंडीशन हुई थी, एल नीनो यानी जो पैसिफिक वाटर्स गर्म हुए थे नियर अमेरिकाज, वो इस समय और ज़्यादा थे। लेकिन अभी की भी अगर हम बात करें 2023-24 की, तो हम 1991, 2020 से करीब 2 डिग्री ऊपर तक टच करके आए हैं। ओके। एल नीनो टिपिकली ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पे अगले साल डालता है। जैसे इस बार जून 2023 के अंदर एल नीनो शुरू हुआ, अभी हमने देखा था ना, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा कब दिखेगा? 2024 में दिखेगा। 2023 का मॉनसून भी कंपैरेटिवली वीक था हमारा एल नीनो की वजह से, और 2024 में भी इसका इम्पैक्ट देखे जाने की बात की जा रही है। हालांकि एल नीनो यूजुअली इज सक्सीडेड बाय ला नीना। जब कभी भी एल नीनो होता है मेजॉरिटी केसेस में, उसके बाद ला नीना होता है। यानी कि अभी जो ट्रेड विंड्स थी वो वीक हो गई तो वापस अमेरिकाज की तरफ आ रही थी, लेकिन ऐसा भी होता है जब ट्रेड विंड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो ये जो गर्म पानी था जो नॉर्मली यहां जा रहा था, अब वो और तेजी से जाएगा। समझिएगा, एल नीनो का जस्ट ऑपोजिट है ला नीना। एल नीनो में गर्म पानी जाने की बजाय वापस इधर ही रहने लग गया था, यहीं पे बारिश हो गई थी, वहां सूखा पड़ गया था, ड्रॉट कंडीशन हो गई थी। अब क्या हो रहा है, ला नीना में यहां से ट्रेड विंड तेज बह रही हैं, तो सरफेस वाटर बहुत तेजी से वहां ले जा रही हैं, तो ये गर्म सरफेस वाटर सारा वहां चला गया, यहां कमी हो गई पानी की, तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आने लग जाता है। इसी जगह पे ये ठंडा पानी अपवेल करता है और इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशंस, और यहाँ पे जो पानी है बहुत गर्म हो गया, यहाँ तो एकदम साइक्लोन्स आ रहे हैं और यहाँ पे ड्रॉट कंडीशंस पड़ गई। बिल्कुल ऑपोजिट, पहले एल नीनो में यहाँ बारिश बहुत थी, यहाँ ड्रॉट हो रहा था, ला नीना में यहाँ बारिश बहुत है, यहाँ ड्रॉट पड़ रहा है। तो हालांकि 2024 में क्या असर होगा नहीं होगा, हो सकता है ला नीना शुरू हो जाए, हमारे यहाँ अच्छी बारिश आने लग जाए, लेकिन अभी रिसर्चर्स ने उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं किया है। इतना ही कहा है कि 2024 के अंदर टेम्परेचर्स बढ़े हुए देखे जा सकते हैं। ओके, मार्च से मई के बीच में पर्टिकुलरली। सो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। व्हाट एल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आपको एल नीनो क्लियर हो गया। नॉर्मली जो ट्रेड विंड्स हैं वो पानी लेकर के जाती हैं पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल रीजन का ईस्टवर्ड्स, यानी टुवर्ड्स एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब कभी ट्रेड विंड्स वीक होंगे, गर्म पानी यहीं रह जाएगा, वहां बारिश बिल्कुल नहीं होगी, मतलब ड्रॉट कंडीशंस हो सकती है, यहाँ बहुत तेज बारिश हो सकती है और इसको एल नीनो कहा जाता है। ये सब मैंने आपको बता दिया। और ये पीक कब करता है? दिसंबर के अंदर। एल नीनो ला नीना दोनों पीक करते हैं। ओके, और ये रेनफॉल पैटर्न्स को चेंज कर देते हैं। एल नीनियो, इसको प्रॉपर्ली क्या कहा जाता है? एल नीनियो, इसका मतलब होता है लिटिल बॉय इन स्पेनिश। ट्रेड विंड्स वीकन हो जाती हैं, वार्म वाटर वापस ईस्टवर्ड आ जाता है वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिकाज तक। मैप पे समझ आ गया था? ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये वार्म वाटर बिल्डअप होने लग जाता है इक्वेटर के आसपास, और मॉइस्चर रिच एयर है वो ऊपर बढ़ेगी, रेनस्टॉर्म्स वगैरह करेगी और इंडिया की तरफ लो रेनफॉल हो जाएगी। ये यूजुअली हर 3 से 7 सालों में एल नीनियो वापस आता है और 9 से 12 महीने तक रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं जून 23 में शुरू हुआ है तो करीब करीब मई तक इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा 2024 तक। ला नीनिया, जिसको लिटिल गर्ल स्पेनिश में कहा जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट है। जो ट्रेड विंड्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं, वार्म वाटर को पुश करती हैं टुवर्ड्स एशिया, वहां ज्यादा रेनफॉल होगी, इंडिया में भी, और इस तरफ अमेरिकाज की तरफ ड्रॉट कंडीशंस यानी ठंडा वाला पूरी कंडीशन हो जाती है। ये जो साइकिल है 3 से 7 साल रहती है। यूजुअली एल नीनियो इज फॉलोड बाय ला नीना।
ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कम से कम टाइम लेते हुए आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, बिकॉज अदरवाइज ज्योग्राफी की पूरी एक क्लास लगती है इसमें, और अभी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आज के सीए क्लियर हो गए। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ जल्दी से रुख कर लेते हैं, और जिन बच्चों को जीए कोर्स देखना है प्लीज़ जाइए, परचम ऐप के ऊपर पूरा जनरल अवेयरनेस कोर्स भी है, ब्यूटीफुल कोर्स है। आई हाईली रिकमेंड, मैं बहुत कम बार किसी चीज़ की बहुत तारीफ कर रही होती हूँ, बट आई हाईली रिकमेंड दिस कोर्स। और इसमें स्टैटिक जीके मैंने लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, नॉट करंट अफेयर सॉरी, स्टैटिक जीके, सब आपको इसमें मिल जाएगा। कुछ फ्री लेक्चर्स हैं इसमें, वो देख लीजिएगा, अनलॉक्ड हैं, और इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज कॉन्टैक्ट दी हेल्प डेस्क। क्वेश्चन 1 फॉर यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैंजेटिक डॉल्फिन्स। ठीक है, रिगार्डिंग रहने दीजिए। द गैंजेस डॉल्फिन वर डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन ईयर 2019। पहला स्टेटमेंट ये है। क्या 2019 के अंदर गैंजेटिक डॉल्फिन्स को एक्वेटिक एनिमल नेशनल घोषित किया गया था? 2009 के अंदर किया गया था, तो ये तो रॉन्ग हो गई। द गंगा रिवर डॉल्फिन हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज इन IUCN रेड लिस्ट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नो, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। सो आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 और 2। ठीक है, चलिए। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर अंडर विच इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रिवर मेट्रो टनल हैज बीन बिल्ड। भारत का पहला अंडर वाटर रिवर मेट्रो टनल कौन सी रिवर के अंडर में बना हुआ है? आंसर इज हुगली रिवर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एल नीनियो इज एसोसिएटेड विथ वार्मिंग ऑफ विच रीजन्स सी सरफेस टेम्परेचर। सी सरफेस टेम्परेचर कौन से रीजन के इंक्रीज हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं एल नीनियो की वजह से? पैसिफिक ओशन के इक्वेटोरियल वाटर्स के सरफेस टेम्परेचर्स। वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट गैंजेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट लोकेटेड। भारत का पहला गैंजेटिक डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? पटना के अंदर, बिहार में। देन हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट रेडी टू सर्व ड्रैगन फ्रूट बेवरेज। ड्रैगन फ्रूट जूस जो है भारत का पहला कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च विच इज बेस्ड इन बेंगलुरु। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम रिविजन क्वेश्चंस पुराने दिनों के नहीं ले रहे हैं बिकॉज सेशन ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक्स विमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। इंडियाज रैंक इंप्रूव टू 113 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। इंडिया का रैंक इंप्रूव होकर 113 पहुंचा है। इंडियन विमेन एंजॉय 60% ऑफ लीगल राइट्स गिवन टू मेन। इंडियन विमेन, मेन को जितने लीगल राइट मिलते हैं उसके 60% इनको मिल रहे हैं। इसके बेसिस पे आप राइट आंसर मुझे मार्क करके बताइएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक सही है, दोनों गलत हैं, एटसेट्रा। ठीक है, ये था आज का सेशन। आई रियली होप जो पढ़ाया समझ में आ गया होगा। कल हम मिलेंगे सेम टाइम, आज शाम को 7 बजे आपका बैंकिंग स्टैटिक यानी बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन है। डू नॉट मिस दैट। एंड बस टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।